हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल के YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग और मैथ के कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। यह मुख्य रूप से बैंक, एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी चैप्टर को इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज मुख्य रूप से आपको बताएंगे कि मैथ के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमें पढ़ना है और रीजनिंग के सिलेबस में हम इस YouTube चैनल के माध्यम से क्या कवर करेंगे, आपको आज हम समझाते हैं। मेरा जो लक्ष्य होगा वह मुख्य रूप से आप यदि कॉन्सेप्ट के आधार से शून्य है तो आपको कॉन्सेप्ट के लेवल में आपको शिखर तक पहुंचाएं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ही आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आपको यहाँ ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और लॉजिक के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो आगे हम बताते हैं कि रीजनिंग मैथ के सिलेबस पे पहले बात करेंगे कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। मैथ के सिलेबस को हम दो भाग में पढ़ेंगे, एक अर्थमेटिक्स का भाग होगा और दूसरे भाग में हम एडवांस के कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला अर्थमेटिक्स के भाग को हम कवर करेंगे। मुख्य रूप से बैंक हो या एसएससी हो, यहाँ मुख्य रूप से अर्थमेटिक्स के ही टॉपिक ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए पहले आपको अर्थमेटिक्स के ही चैप्टर को बताएंगे। और अर्थमेटिक्स में हमें किस टॉपिक को पढ़ना है इसे पहले समझते हैं। आप यदि अर्थमेटिक्स के चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। यदि आप टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं तो आपको इसी समय आपको दिक्कत का सामना करना होगा। यदि क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए तो आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए पहले आपको किस टॉपिक को पढ़ना है इस चीज को हम बताते हैं। आपको पहले नंबर सिस्टम बताएंगे। आपको अर्थमेटिक्स में पहले नंबर सिस्टम बताएंगे और नंबर यदि सिस्टम आपको मालूम है तो अर्थमेटिक्स के आप 70% क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स के टॉपिक से आप 70% क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में इतना थ्योरी है और नंबर सिस्टम में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होगा जिसके आधार से अर्थमेटिक्स के चैप्टर को आप सॉल्व करने में आसानी होगा। तो आपको पहले हम अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम बताएंगे और नंबर सिस्टम में ही आपको नंबर सिस्टम में आपको एपी बताएंगे और जीपी पढ़ाएंगे और उसके बाद एचपी बताएंगे। एपी, जीपी, एचपी आपको नंबर सिस्टम में ही पढ़ना चाहिए। एपी, जीपी और एचपी का बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में देखने को मिलता है अर्थमेटिक्स के चैप्टर में। और आपको बता दें सिंपल इंटरेस्ट एंड और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में भी आपको एपी, जीपी के थ्योरी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जितना भी फॉर्मूला डेवलप होगा वह एपी, जीपी, एचपी के कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। इसीलिए आपको पहले नंबर सिस्टम में एपी, जीपी, एचपी पढ़ाएंगे। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इस पे बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में यदि आपको बताएंगे तो पहले आपको बेस सिस्टम बताएंगे। यदि आपके पास नंबर को रिप्रेजेंट करने का कला मालूम है तो आप इजीली नंबर को रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए, बेस को चेंज कर दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। और बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट से आपको मुख्य रूप से मैथ के 6 कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वह बेस सिस्टम से आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सभी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, वह मुख्य रूप से बेस सिस्टम के क्लास में आपको कवर करेंगे। आपको बता दें कि यदि आपके पास नंबर सिस्टम का ज्ञान मालूम है, थ्योरी कंप्लीट आपको जानकारी है, तो आप अर्थमेटिक्स के चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में जो थ्योरी होगा वह हम नंबर सिस्टम के थ्योरी में ही पढ़ लेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में जो भी थ्योरी होगा वह हमें नंबर सिस्टम में ही पढ़ना होगा। इसीलिए पहले आपको नंबर सिस्टम बताएंगे और नंबर सिस्टम में पहले आपको बेस सिस्टम बताएंगे। देखिए, यदि आप का नंबर का बेस चेंज कर दिया जाए तो आप नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। और इससे जो 6 कॉन्सेप्ट आपको बताए वह अरिथमेटिक्स हो या एडवांस हो, सभी में आप अप्लाई करके ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ के 10 कॉन्सेप्ट है और 10 में यहाँ से आपको बेस सिस्टम से 5 से 6 कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और आप इसे कभी नहीं पढ़े हैं तो इसे आपको पढ़ना चाहिए। आप यदि इस पे कमांड कर लेते हैं तो आप मैथ के क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहले नंबर सिस्टम बताएंगे। चलिए, नंबर सिस्टम के बाद आपको एचसीएफ एलसीएम बताएंगे। आपको हम पहले ही बताए एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट को भी हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेंगे। सिम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे यानी सरलीकरण पढ़ेंगे, और घातांक एवं करनी पढ़ेंगे। उसके बाद अनुपात एवं समानुपात पढ़ना है, संलयन और मिश्रण जिसे एलिगेशन और मिक्सचर कहते हैं, इसे भी हम कवर करेंगे। औसत एवरेज को हम इसी अरिथमेटिक्स में ही कवर करेंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आपको हम अरिथमेटिक्स में बताएंगे। अरिथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वह नंबर सिस्टम का टॉपिक है, और नंबर सिस्टम को आप यदि बाद में पढ़ते हैं तो आपको मैथ मान के चलिए कि आपको बहुत ही दिक्कत होगा, आप कॉन्सेप्ट के आधार से मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपको पहले नंबर सिस्टम बताएंगे, और उसके बाद आपको नौ एवं धारा अरिथमेटिक्स में पढ़ना है। पाइप एवं टंकी के चैप्टर को भी हम अरिथमेटिक्स में समझ लेंगे। आपको हम बताए कि मुख्य रूप से अरिथमेटिक्स में 2 ही चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है, यह नंबर सिस्टम का चैप्टर और परसेंटेज का चैप्टर। यदि आपको इस 2 चैप्टर के ऊपर कमांड है तो आप अरिथमेटिक्स के चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। पेन उठाने का जरूरी नहीं होगा, आप क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन के आधार से। और आपको बताए एपी जीपी और एचपी का जो कॉन्सेप्ट है उससे ही आपको हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बताएंगे। परसेंटेज, मुख्य रूप से परसेंटेज और नंबर सिस्टम, यह अरिथमेटिक्स का रीड है। समझिए कि जितना भी थ्योरी डेवलप होगा वह नंबर सिस्टम और परसेंटेज के चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। आपको डिस्काउंट आपको पढ़ना है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को अरिथमेटिक्स में ही हम कवर करेंगे। अरिथमेटिक्स में ही टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम समझेंगे। उसके बाद आपको हम बताएं कि अरिथमेटिक्स रेलवे हो या एसएससी हो, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यदि ज्यादा समय लगता है तो पहले आप थ्योरी के माध्यम से समझें, उसके बाद ऑप्शन के आधार से आपको समझाएंगे, उसके बाद लॉजिक के आधार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस पर बात करेंगे। जीपी और एचपी के कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे, जिससे हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के आधार से। तो अब आपको हम एडवांस के कुछ टॉपिक पे बात करते हैं कि एडवांस में हमें क्या क्या पढ़ना है। एडवांस के टॉपिक पे हम बात करें तो मुख्य रूप से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह मुख्य रूप से अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इस 3 टॉपिक से आपको एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए पहले आपको हम कवर करेंगे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और उसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि यह अंदर 10th के क्लास से ही ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है उससे ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम बात करेंगे।
और यहाँ ये नहीं कि एमएससी और बीएससी के थ्योरी के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे थोड़ा एडवांस होता है, तो उस पर बात कर लेंगे। उसके बाद आपको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बताएंगे, डेटा विश्लेषण के टॉपिक को आपको कवर करके समझाएंगे। देखिए, यदि आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो आप 70% मैथ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहले अगले वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम की टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपको समझाएंगे। तो इसके बाद आज देख लेते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या क्या कवर करना है। रीजनिंग, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको रीजनिंग का टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मानसिक विकास करता है, इसीलिए आपको रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ना चाहिए। आप यदि बिहार नवोदय के स्टूडेंट हैं या कभी एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ रीजनिंग के 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 100 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नवोदय के एग्जाम में, तो वहाँ 80 क्वेश्चन रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के बाद आपका मानसिक विकास होता है, इसीलिए आप रीजनिंग के चैप्टर को पढ़ें। ये नहीं कि यदि आपके सिलेबस में है तो ही पढ़ना है, यदि सिलेबस में नहीं भी है तो भी पढ़ना है, आपका मानसिक विकास होगा। तो रीजनिंग के सिलेबस को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। रीजनिंग के सिलेबस को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में हम नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक हम नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा रेलवे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हम बता दें कि रीजनिंग में हम वर्बल रीजनिंग में क्या क्या कवर करेंगे। तो आपको हम वर्बल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे, नंबर एंड लेटर सीरीज पढ़ाएंगे, सदृशता परीक्षण, एनालॉगी टेस्ट, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, रक्त एवं संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के सभी एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद दिशा एवं दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेखीय वृत्त एवं जटिल मिश्रित व्यवस्थाएं के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, श्रेणी क्रम एवं अनुक्रम के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। और यह एक बैंकिंग का सिलेबस है, आउटपुट इनपुट, यह बैंक के सिलेबस का क्वेश्चन है। बैंक में ही इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन देखने को मिलता है। गणित की संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके बताएंगे। और तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ से भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में, तो इसे भी हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको न्याय निगमन, यहाँ रेलवे के एग्जाम में यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको न्याय निगमन का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब पहले पॉसिबिलिटी का केस नहीं आता था, अब रेलवे में पॉसिबिलिटी का केस भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको पॉसिबिलिटी का केस भी पढ़ना चाहिए। आइदर और का केस पढ़ना चाहिए, नीदर का भी केस पढ़ना चाहिए, नाइदर का। उसके बाद तार्किक पहेली, लॉजिकल पजल, यह मुख्य रूप से बैंक का सिलेबस है। और अब कुछ हल्के फुल्के सवाल रेलवे में भी देखने को मिलता है और एसएससी में भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद आपको हम नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसे हम आभाषिक तर्क शक्ति कहते हैं, इसके टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इसमें आपको हम सीरीज पढ़ाएंगे, उसके बाद एनालॉगी पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन बताएंगे और डाइस पढ़ाएंगे। अब आपको उसके बाद पढ़ना है घन एवं घनाव, घड़ी, उसके बाद कैलेंडर। सबसे ज्यादा कैलेंडर में पहले प्रश्न पूछा जाता था। अब मुख्य रूप से हमें लगता है कि कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत कम ही एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके पीछे हम रीजन बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न पहले क्यों ज्यादा देखने को मिलता था। अब समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, वह भी नहीं मिलता है कि उससे ज्यादा आपको क्लॉक के क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें वाटर इमेज, क्लॉक में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, 6 से 7 टाइप आपको पढ़ाएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आपको कुछ रीजनिंग के बारे में बताएंगे, रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में, कि रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन क्यों हमें कम देखने को मिलता है, तो इसमें हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आपको दर्पण प्रतिबिंब,
जल प्रतिबिंब और संलग्न आरेख, चित्र को पूर्ण करना, कागज काटना एवं मोड़ना, पेपर कटिंग एंड एडिंग एंड फोल्डिंग पढ़ेंगे, चित्रों को गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ना होगा। आप यदि रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा समय एनालिटिकल रीजनिंग पे देना है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ स्टूडेंट ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन है कि वह कभी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया, वह नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा था। इसीलिए पहले आपको यदि रीजनिंग के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना चाहिए। एनालिटिकल रीजनिंग में कथन एवं तर्क पढ़ना है, उसके बाद कथन एवं पूर्वधारणा पढ़ना है, कथन एवं निष्कर्ष पढ़ना है, कथन एवं कार्यवाही पढ़ना है, अभी कथन एवं कारण पढ़ना है और कारण तथा प्रभाव पढ़ना है। यह सब एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। इससे रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन कम क्यों अब देखने को मिलता है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो था कैलेंडर से मुख्य रूप से 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 3 टाइप है जिसपे हम अभी बात करते हैं। कैलेंडर में मुख्य रूप से 3 टाइप के क्वेश्चन से प्रश्न जो है वह गलत हो जाता था, क्योंकि वहां बुक में भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। जैसे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता था, अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके पीछे आपको रीजन बताते हैं, क्योंकि बुक में भी जो दिया है कॉन्सेप्ट वह भी गलत है। तो आपको हम बताते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से, जैसे आपसे कहा जाए 1972 ईस्वी का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, यानी 1972 ईस्वी का कैलेंडर के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, तो आपको पता है कि 1972 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है, यह बुक में दिया हुआ है। चलिए, तो 28 साल बाद रिपीट होगा तो यह मुख्य रूप से 2000 ईस्वी में इसका पुनरावृत्ति हो जाएगा। अधिक कहा जाए आपसे कि 1872 ईस्वी का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, यह भी एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा, तो यानी यह 1900 ईस्वी में हम प्रयोग करेंगे। तो अब आपको कुछ समझना है कि 1972 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही साथ रिपीट होगा, क्योंकि वहां फरवरी का 29 दिन का महीना देखने को मिलता है। और 1872 एक लीप वर्ष है, लेकिन 1900 ये क्या है, 1900 एक साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष है। और आपको आगे हम बताएंगे कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष होता है और साधारण वर्ष कभी लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट के आधार से आपको हम बताएंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में मुख्य रूप से आपको कितने साल बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा। तो आपको हम बताएं कि सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर 28 साल में कैलेंडर रिपीट होता है, 12 साल में भी कैलेंडर रिपीट होता है, 6 साल में भी कैलेंडर रिपीट होता है और 11 साल में भी कैलेंडर रिपीट होता है और 40 साल में भी कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे 1872 ईस्वी का कैलेंडर है, यहाँ 1900 आ गया, 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष हो गया और जब साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो वहाँ कैलेंडर 28 साल में लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, वहाँ लीप वर्ष का भी कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होगा। तो इसमें 40 साल जोड़ना है तो 1912 ईस्वी में 1872 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट के आधार से समझाएंगे कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा और इसके कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करके बताएंगे, रीजनिंग हो या मैथ हो। तो आपको अब बताते हैं कि नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में पहले आपको बेस सिस्टम बताएंगे और बेस सिस्टम के बाद ही आपको आगे के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हम बताएं
कि नंबर सिस्टम में पहले हम नंबर को रिप्रेजेंट करने का कला देखेंगे कि नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नंबर को जो लिखा जाता है, देखिए अब आपको हम एक चीज समझाते हैं। यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 5, यदि आपके नीचे इसमें बेस लगा दिया जाए 1 2 3 5 बेस सिस्टम 6, इसे हम बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। इससे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि यह नंबर दिया है, जैसे आप लिखें यदि 1 2 3 4 बेस सिस्टम 3 देता है, तो यह क्या नंबर सही है या गलत है, इस पे चर्चा करेंगे कि नंबर को किस प्रकार लिखा जाता है। नंबर के जो नीचे लिखा जाता है वो बेस को हम लिखते हैं, और नंबर के दाहिने साइड ऊपर हम पावर को लिखते हैं। तो यहाँ बेस 3 है। अब बेस 3 है तो इससे जो भी नंबर होगा अंदर, वह मुख्य रूप से 3 से छोटा नंबर ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ 4 प्रयोग किया गया है, यहाँ 5 प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये नंबर लिखने का जो कला है वो गलत है। यहाँ नंबर बेस सिस्टम 6 है, इसके अंदर 1 2 3 5 लिख सकते हैं, यानी 6 से छोटा डिजिट हम प्रयोग कर सकते हैं, तो यह नंबर सही है। तो आपको नंबर के बारे में बताएंगे कि और इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है उस पर चर्चा करेंगे, और यहीं से आपको डिजिटरी रूल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहीं से आपको राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, यूनिक डिजिट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से मैथ का सबसे बेहतर चैप्टर यदि है तो वह नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम है। तो बेस सिस्टम पे अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। उसके बाद मैथ के बाद हम रीजनिंग को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।